आज हम पीसीआर के मॉडल फार्म पीसीआर में काश्तकार भाइयों की आसानी के लिए बताता चलूँ कि ये एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेड इदारा है, वफाकी हुकूमत की तरफ से बनाया गया, जिसका नाम है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वाटर रिसर्च। इसमें हमारी जो आज मुलाकात है वो इनके रीजनल डायरेक्टर जनाब फ़ाखिर साहब के साथ है। इसके अलावा यहाँ पे सियाल मोड़ फार्म के ऊपर हम इस वक्त पीसीआर के सियाल मोड़ फार्म पे मौजूद हैं, जो कि मॉडल फार्म है जहाँ पर इस इदारे की जानिब से बनाए गए तमाम टूल्स और तमाम इंटरवेंशन जो कि काश्तकारों की सहूलत के लिए बनाए गए हैं और मौसर और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के हवाले से बनाए गए हैं, उनकी टेस्टिंग भी जारी है और उनकी प्रैक्टिकल अमली तौर पे उनकी डेमोन्स्ट्रेशन भी जारी है। तो आज हमारे साथ इस फार्म के डिप्टी डायरेक्टर जनाब खुर्रम साहब भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इनसे तारुफ करवाऊँगा। इसके साथ-साथ मेरे साथ आज को-होस्ट हैं जनाब इंजीनियर मुश्ताक अहमद गिल साहब, जो कि तमगा इम्तियाज़ हैं और एक्स डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, और इसके साथ-साथ हमारे सावी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बारी-बारी मैं सबसे आपकी जो है वो मुलाकात करवाता हूँ। इस वक़्त हमारे साथ जो है वो अ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे जनाब फ़ाखिर साहब ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम कहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल फार्मर्स सबको पीसीआर की तरफ से थैंक यू वेरी मच सर। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम साहब। खुर्रम साहब आप भी अस्सलाम वालेकुम तमाम काश्तकार भाइयों। आज की हमारे लिए भी खुशी का काम है, हम सभी के काम से आपस में खाते हैं और इंशाल्लाह जो भी हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पानी की बिक्री के लिए काम करते हैं, हम आज इंशाल्लाह अपनी बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। गिल साहब आपका भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मुश्ताक अहमद गिल जी, हम आज इस पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की आबी वसाइल की जो वफाकी काउंसिल है रिसर्च के बारे में, उसके फॉर्म पर यहाँ मौजूद हैं। मैं सारे अपने सुनने वाले नाजरीन काश्तकार भाइयों पूरे मुल्क से जो है, खासकर वो काश्तकार साहबान, आज हम जो है थोड़ा सा पिछले कल की निस्बत एक नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पर ये चावल के बाद गंदम, गंदम के बाद चावल का एरिया, यानी राइस फीड सिस्टम है। यहाँ पर जो है हमारी आज की इन जो हमारे होस्ट हैं जनाब फ़ाखिर साहब और जनाब खुर्रम साहब, ये जो ये है कि कम पानी से, कम खाद से, कम पैदावारी लागत से और कम जो है वो एनर्जी से, और हम ज़्यादा पैदावार चावल की जो जदीद तरीके हैं उनका इनके साथ शेयर करेंगे, ताकि इस वक्त गंदम की बर्दाश्त हो चुकी है और राइस के एरिया में जहाँ गंदम के बाद अपना कॉटन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके साथ राइस के लिए भी, मूंजी के लिए भी अब इस वक्त जो है सीड के लिए, उसको लगाने के तरीके के लिए ये सारी जो है आगाज हो चुका है। तो मैं मशहूर हूँ सावी सवेरा का कि इन्होंने जो आज का दिन इसलिए पाकिस्तान के तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जो काश्तकार हैं राइस के, तकरीबन 1.5 बिलियन आते हैं, 7.5 बिलियन एकड़ पर पूरे पाकिस्तान में चावल होता है, और तकरीबन 6 मिलियन एकड़ पर पंजाब में चावल काश्त किया जाता है। तो ये तकरीबन उनसे हम मुखातब हैं कि आइए इस पानी की कमी के मौके पर, खाद की जो मसाइल हैं उनके मौके पर हम कैसे जो है ये नए तरीके चावल के काश्त के और कम पानी से कम खाद से आ सकते हैं। मैं मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया गिल साहब। वापस आते हैं जी फ़ाखिर साहब की तरफ। फ़ाखिर साहब आपने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलना है ताकि हमारे जिम्मेदार भाई जो हैं वो आपकी आवाज़ को समझ सकें और आपकी जो हिदायत है उन पर अमल भी कर सकें। तो सबसे पहले सर इस इदारे का तारुफ करवाइए। ये इदारा पाकिस्तान में आबी इस्लाहात के हवाले से और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है,
और इस वक्त आपका 2022 से लेकर 2023 तक का अगले साल का क्या विजन है, किन चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? और ये भी ज़रूर बताइए कि सावी और पीसीआर-डब्ल्यूआर का क्या रिश्ता है? और इस रिश्ते में सावी और पीसीआर-डब्ल्यूआर दोनों की क्या अहमियत या इंफराद? प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू वेरी मच सर। जो आपका पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीआर-डब्ल्यूआर, तो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज जो है ये इदारा 1964 से काम कर रहा है और रिसर्च कर रहा है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसमें different aspects mean each and every aspect, including irrigation, drinking water, wastewater, um, every kind of aspect of water resources जिसमें आप कह सकते हैं। तो हम इसके ऊपर जो है 1964 से काम कर रहे हैं और फिर हम फेडरली एडमिनिस्ट्रेट, जैसे आपने पहले बताया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हमारा ये इदारा आता है। और अभी तक हमने जो जो रिसर्च की है उसमें हमारे मेजर रिसर्च एरियाज हैं जी, वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, ये वो मेजर एरियाज हैं जिनमें हमने काम किया। और अगर हम इसकी इन डेप्थ जाएं तो वी have actually worked right from the upper side where our water resources generates from northern part of Pakistan till where it drains into sea in southern part of Pakistan। तो हमने पता चला अभी माफ मैं आपको आपकी डिस्कशन बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा सा हमारे क्योंकि जिम्मेदार भाई इस सेशन को देख रहे हैं, थोड़ा सा आसान और आम फहम जुबान में अगर आप बता सकें। जी, अब देखें काश्तकार भाई ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो वाटर रिसोर्स है, हमारा जो पानी है मुल्क के पास, उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो हम इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। और अगर जो मैं मेजर पोर्शन कह रहा हूँ, अगर मैं मज़ीद इसको आप कहें सिंप्लीफाई करूँ तो सारा पानी इरिगेशन में ही जाता है। पीने के लिए तो हम चंद गिलास पीते हैं दिन में। तो मेजर जो हमारा वाटर कंज्यूमर है वो इरिगेशन है और काश्तकार भाई है। तो अब इसमें देखिए हम हमारी कोशिश ये है कि हम जो वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल हो, वो उतना इस्तेमाल हो जितना फसल को चाहिए। हम इसको वेस्टेज ना करें, क्योंकि अगर हम अपने रिलीजियस हिसाब से भी देखें तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरत मोमिनीन आयत नंबर 17-18 में कि हमने आसमान से पानी नाज़िल किया और ज़मीन में ठहरा दिया और हम इसको गायब भी कर सकते हैं, हम उस पर भी कादिर हैं। और ये गायब करना ऐसे ही है जैसे आजकल की डिप्लेशन हम देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा आम फहम समझने के लिए, क्योंकि ये मेजर हमारा वो सेक्टर है जिधर हमारा ऑलमोस्ट सारा पानी ही कंज्यूम होता है। अभी गिल साहब ने जैसे राइस फीड सिस्टम की बात की, तो राइस में जो है वो हम देखते हैं कि हम अपनी गट फीलिंग पे चल रहे होते हैं, हम अपनी जो है वो मिथ्स पे चल रहे होते हैं कि हमें रिवायती कंजर्वेटिव तरीके से जो है ना हम चल रहे होते हैं कि हमने मुंजी को पानी इतना खड़ा रखना है, इतनी देर खड़ा रखना है, और वो हकीकत में जितना मुंजी को पानी चाहिए उससे कोई 10 गुना होता है। अब हमारा जो रिसर्च करते हैं हम अपनी पाकिस्तान साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात हमारे देहाती इलाकों में और ऐसे इलाके जहाँ पर चावल काश्त किया जाता है वो शायद इसको मानने के लिए भी तैयार ना हो, शायद आपकी मुखालफत में खड़े हो जाए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि 10 गुना ज़्यादा जो है वो पानी इस्तेमाल। ऐसा क्यों है? और इसको समझने में ज़मींदार के लेवल पे, काश्तकार के लेवल पे क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको एड्रेस करके ये चीज़ ठीक की जाए? सर एक तो ये है कि ये 10 टाइम मैं कह क्यों रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमने इसके ऊपर एक बैकग्राउंड में एक रिसर्च शामिल है और उस रिसर्च को कहते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ऑन लाइसीमीटर्स। तो ये एक लाइसीमीटर एक स्टेशन होता है जिसके ऊपर हम क्रॉप्स डिफरेंट उगा के उनकी एग्जैक्ट नीड पता करते हैं कि इनको एक्चुअली कितना पानी चाहिए
ग्रो करने के लिए प्रोडक्टिव। तो हम उस रिसर्च के जब रिजल्ट्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि पानी जो है इसको कुछ 500 mm के लगभग चाहिए पैडी को, जबकि हमारे जो गट फीलिंग है या मिथ्स हैं वो कहती हैं कि पानी जो है वो जितना उतना ही कम है के लिए। बल्कि हमारे देहातों में ये बात भी की जाती है कि इसको उगाने के लिए भी पानी चाहिए और इसको खाने के लिए भी पानी चाहिए, कि जितना खाते जाएं साथ पानी भी उतना ज्यादा पीते जाएं। तो ये मिथ्स है। तो उस यानी मिथ्स आप को, ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी कोई तहकीकी बुनियाद नहीं है? उसकी कोई तहकीकी बुनियाद नहीं, वो एक रवायती तरीका चलता आ रहा है। लेकिन वो रवायत में तो फिर 1947 में हमारे पास जितना वाटर अवेलेबल था पर कैपिटा, अब तो हमारे पास उसका अशरे शीर भी नहीं है। तो कहाँ पे 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा अवेलेबल था और आज हम कोई 1000 से कम है। साहब, आई थिंक यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात आ गई है। तो मैं गिल साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो फैक्ट है कि हमारा जो वाटर डिप्लीशन है, पर कैपिटा वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रहा है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए और ये कितना हमारे लिए आने वाले सालों में चैलेंज बन सकता है। इस तरह जी, जिस तरह अभी इंजीनियर फाखर साहब बात कर रहे थे कि हमारे जब ये 1950 में या 1947 में जब पाकिस्तान बना तो 5600 क्यूबिक मीटर पर पर्सन फी का पानी जो था वो हमारे पास था और वाफर पानी था वो उस वक्त। और अब जो है इस वक्त पिछले जो अब इस वक्त तकरीबन कोई 1000 से भी कोई 900 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पानी आ गया। यानी हम वाफर पानी वाले मुल्कों की साफ से निकल के शदीद किल्लत वाले पानी मुल्कों की साफ में आ गए। तो इस मौके पर हमें जिस तरह उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि साल से लाइसीमीटर पर ये रिसर्च करने के बाद ये रिजल्ट जो सामने आए कि चावल को उगाने के लिए सिर्फ 500 मिलीमीटर 500 मिलीमीटर मैं ऐसे ही कह सकता हूँ कि ये तकरीबन आपका 20 इंच पानी चाहिए। यानी 500 मिलीमीटर 50 सेंटीमीटर हुए तो 20 एकड़ इंच पानी चावल को उगाने के लिए चाहिए। ये काफी काश्तकारों के बाकी जो हमारे साइंटिस्ट हैं हम लोगों के लिए अजूबे की बात है, लेकिन ये हकीकत और इस वक्त तहकीक से साबित हुआ है। इस वक्त जो पानी है वो 10 गुना, जिस तरह फाखर साहब ने कहा, हम कद्दू करते हैं, हम उसको फ्लड करते हैं और सिर्फ वो जो है कद्दू और फ्लड इसलिए करते हैं कि बीड्स जो है जड़ी बूटियां ना उगे और हमारा वो रहे। उसके सिलसिले में हम पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम उसी पानी से आजकल जो पानी की जो मेजरमेंट की इकाई है उसको कहते हैं वाटर प्रोडक्टिविटी। यानी 1 क्यूबिक मीटर पानी से आप कितने किलो जो है वो चावल या लेते, चावल की बात हो रही है तो चावल कितना इस वक्त हमारे 5000 क्यूबिक मीटर से हम जो है या 5 क्यूबिक 500 जो 5000 जो mm से हम 1 किलो जो है वो चावल ले रहे हैं। इसी मुकाबले में अगर हम देखें तो अगर नेक्स्ट ग्रुप इंडिया में उसी 1 क्यूबिक मीटर से जो है वो तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर से हम जो 1 किलो 5 क्यूबिक मीटर से 1 किलो ले रहे हैं तो वो जो है तकरीबन इससे 2 किलो। और इंडियन पंजाब का अगर ले साहब तो वो 3 किलो तक दे रहे हैं, यानी पैदावार ज्यादा होती है। एक चाइना 4 किलो वो ले रहा है। तो हमारा जो ये है कि जब हम ये चावल जाता है बासमती बाहर भेजते हैं तो दूसरे लफ्जों में हम बहुत सस्ती कास्ट पर अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इस लिहाज से अब ये देखना है, जिस तरह हम पिछले काश्तकार जानते हैं कि पिछले सालों से गंदम जो है वो उसको वो बेड्स पर चली गई है। तो हमें अब ये देखना है कि एक तो चावल का अब सीजन है, उसमें डिसीजन लेने हैं कि चावल जो है वो काश्त करने के लिए एक तो खेत जो है ये अगर लेजर लेवल नहीं है उसको चेक करके कि बिल्कुल फ्लैट लेजर लेवल हो। और उसके बाद आजकल चावल काश्त करने की 2-3 टेक्निक्स नहीं आ रही हैं जिनको हम कहते हैं चावल डायरेक्ट काश्त करना, DSR उसको कहते हैं।
चावल पटरियों पर काश्त करने का यहाँ पर बड़े बहुत ही सालों से तजर्बे आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं खुरम साहब की तरफ चलूँगा, क्योंकि यहाँ PCRWR के मॉडल फार्म शाल मोड़ में डिप्टी डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। खुरम साहब, बड़ी अच्छी बात की गिल साहब ने कि चावल को काश्त करने की नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें DSR ज़मींदारों की आसानी के लिए मैं बताऊँ कि जैसे आप गंदम की बुवाई बीज से करते हैं, इसी तरह चावल की बुवाई भी बीज से हो सकती है, और उसमें आपको कद्दू करने की और पानी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, और जिससे बहुत हद तक पानी की बचत। दूसरे नंबर पे उन्होंने रेज़ बेड प्लांटेशन की बात की, पटड़ियों पर काश्त की बात। इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को, और इसके अलावा भी अगर कोई टेक्नोलॉजी जहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आप फार्म के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके ज़रिए अच्छी पैदावार ले रहे हैं, उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए और बताइए कि ये सफ़र कैसे आपने शुरू किया, और जो यहाँ पे फार्म के नेबरिंग फार्मर्स हैं, फार्म के साथ आपके जुड़ा हुआ गाँव है, उन ज़िम्मेदारों का क्या रद्द-ए-अमल है इन टेक्नोलॉजीज़ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं अब इसी यहाँ से गिल साहब ने अपनी बात को खत्म करवाने शुरू करूँगा कि हमारा आकर जिसमें मुर्गी है तो हम राइस को क्यों ले रहे हैं कि राइस सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में हाई डेल्टा क्रॉप मानी जाती है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ जैसे हमारी पुरानी मिथ्स भी हैं ज़िम्मेदारों की कि वो जितना मुंजी को पानी दें उतना ही उसके लिए। मैं इस बात को या कुछ तरीके से या तो हम मानते हैं कि ठीक है, जितना मुर्गी को अपने पैरों में खड़े होने के लिए जितने पानी की जरूरत है उतना उतना दें, लेकिन बाद में जो जिम्मेदार उसको टिक उसकी बर्दाश्त था उसको बिल्कुल अपने रकबे को बिल्कुल सैचुरेशन में रखता है, पानी लगाए रखता है, पानी रोकता नहीं, ये उसकी बिल्कुल गलत वजह करता है। PCRWR ने जब इस पे काम शुरू किया तो सबसे पहले हमने यही चीज़ को किया कि हमने हाई टेक है उसमें हमने भी एक इरिगेशन स्प्रिंकलर इरिगेशन की हाई टेक्नोलॉजी इसमें आ जाती है, उसमें मशीन ऑन हो जाती है। तो हमने ये किया कि हमने एक सरफेस स्ट्रिप को लिया कि जैसे हम पट्टियों पर लेकर आए। अब जैसे मैं जानते मकई जिम्मेदार चला गया पट्टियों के ऊपर, हमार चला गया, सब्जियां सारी चली गई, लेकिन दो हमारी मेजर क्रॉप्स ऐसी हैं, एक गन्नम और एक खासकर मूंजी, कि ये पट्टियों पे जिम्मेदार का ज़हन कबूल नहीं करता कि पटरियों पे मूंजी भी हो सकती है। तो इसके लिए PCRWR ने 2000 से इस पे काम करना शुरू किया। उसके अंगेज में हमने 2005 में ये फार्म जैसा जहाँ पे इस टाइम मौजूद है सियाल मोड़ जगह है, यहाँ पे हमने इसको एस्टेब्लिश किया। यहाँ पे फार्म को हमारा मकसद क्या है यहाँ पे फार्म को एस्टेब्लिश करने का कि एक तो हम बिल्कुल जिम्मेदारों के घरों के दरमियान आ गए, एक है ना कि एक यकीन, एक होती बातों का, एक होता करके दिखाना, एक करके हम एक जिम्मेदार को दिखाएं कि बाकी ये जिससे हम बातें कर ये नहीं है, इनमें सदाकत है, ये हो सकती है। अब उसका क्या हुआ कि हमने मूंजी की जैसी काश्त है, पहले तो हमने इसको शुरू किया कि मूंजी की काश्त के पटरियों पे हो सकती है। उसका तरीकाकार ये था कि जो जिम्मेदार पहले जमीन को तैयार करता है, कद्दू करता है, जिसके लिए बेतहाशा उसकी नदी ज़ाया होती है, उसका वो लेबर का खर्चा, उसका पानी का खर्चा, अगर वो इरीगेटेड एरिया नहीं है, ट्यूबवेल का है, तो उसका ठीक ठाक कास्ट आती है ट्यूबवेल की। लेकिन जैसे बेड पटरियों वाले जो एक मेथोडोलॉजी है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, इसमें बिल्कुल कद्दू करने की कोई जरूरत नहीं है ज़मीन को, जस्ट आपने ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करना है और उसके ऊपर आपने सिंपल जैसे आप ओड़े बनाते हैं, अगर आपके पास मॉडर्न मशीन से आप ओड़े बना दें या बेड शेपर से बेड बना दें, तो उसके बाद जो आपने नर्सरी लगाई हुई है आम काश्त के लिए, वो आपने मुंतकिल करवानी है पटरियों के ऊपर। अच्छा, एक और मजे की बात है, जो हमारा तजर्बा है कि आम जैसा तरीका काश्त है फ्लड इरिगेशन वाला, उसमें एक महकमा ज़राअत पंजाब का रिकमेंड करता है कि मूंजी के जो पर एकड़ पौधे हैं वो 80,000 होने चाहिए। और अच्छा, ये भी अभी हमारी 80,000 बड़ी पुरानी तादाद है। हमारा इंडियन पंजाब 1.5-2 लाख को इस टाइम जा चुका है, और हमारा जैसा पंजाब या सिंध का इलाका है मूंजी वाला, अभी तक हम 80,000 को मीट कर पा रहे अपने फ्लड इरिगेशन। मैंने खुद राइस फील्ड ज़ूम में जाके रैंडमली डेटा लिया है पर किलोमीटर के हिसाब से। मैं लिटरली कह रहा हूँ, जिम्मेदार में इसकी बात को किसी करेंगे कि 55,000 65,000 ये एवरेज जाती है पर एकड़ के हिसाब से। बहुत ही कोई तरनाट किस्म का जिम्मेदार होगा जो लेबर के सिर पर खड़ा होकर अगर वो लाभ लगवा रहा है, तो वो शायद मीट कर जाता है 75,000 75,000 80,000। लेकिन ये ऐसा बड़ा ही काम है, ये वो जिम्मेदार करते जो अच्छा लेबर की हमारे आगे बड़े नफे हैं कि लेबर जो आपको पता है कि गोटे गोटे जितना पानी खड़ा किया होता है वो अपनी बरादरी पूरी
टब्बर आया तो जनाब वो लगा रहे हैं अपनी, उसमें लाभ का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक लाभ लगाने का बड़ा साइंटिफिक तरीका है, मतलब कि लेकिन वो क्या करते सीधा उसकी जड़ वो अंदर डिप करते हैं, अक्सर जड़ें वहाँ पे डेड हो जाती हैं। जो बेड प्लांटिंग एक टेक्निक है, इसमें ये है कि बेड प्लांटिंग में आप जो मर्जी कर लें, 1 लाख जैसे पौधे की तादाद है वो उसमें लगती वो लगती क्यों है? कि बेड प्लांटिंग में जब आपने आना है तो आपने फ़ौरन पानी से इनिशियल कर देनी है। बेड की ऊपर वाली सतह है वो आपको नज़र आ रही है। अब लेबर ने उस पे पौधे लगाने शुरू करने हैं। अब वहाँ पे सतह आपको नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही है और लेबर को भी नज़र आ रही है, वो उसको छोड़ नहीं सकती। आम फ्लड में तो वो दरिया बना होता है, वहाँ पे तो जगह को स्किप कर जाते हैं वो। लेकिन जो सी बेड प्लांटिंग है, उस पे वो जगह को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जगह छोड़ेंगे वो नज़र आ जाएगी, आप चला आगे। इस तरह जब सब ये बड़ी अहम बात आपने की कि ये जो पेपर की मॉनिटरिंग के हवाले से भी ये बड़ा अच्छा था कि आपने सर पे भी खड़े हैं, वो काम भी कर रहे हैं, धूप भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलूबा पौधों की तादाद आपको हासिल पूरी नहीं करते। लेकिन बेड के ऊपर यह है कि क्योंकि आपको क्लियर नजर आ रहा है, वाज़ेह नजर आ रहा है कि कौन सी जगह पे गैप है, आगे हैं, वो आप और भी करवा सकते हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है बेड प्लांटिंग का, कि यहाँ पे आप अपनी प्लांट पॉपुलेशन को मीट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि फिर ये तो अब एक हर आम फैमिली सी बात है कि आपने ज़मीन की थोड़ी-सी हैयत चेंज की है, इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं आया। जैसे आप हमारा एक हेयर स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं। एक आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, एक आप उसकी खेलियों में पानी को दे रहे हैं। तो इनिशियली जब आपने ये मेरी तहकीक है अपनी हमारी फार्म की भी, और ये इनिशियली 20 से 25 दिन आपने बेड प्लांटिंग वाले प्लांट की फुल सैचुरेशन में रखना है। रखना कैसे नहीं, जस्ट आपने फरो में पानी आपने मतलब कि देते रहना है। जैसे आम ज़मींदार तो अपने पूरा फ्लड करता है ना पूरे अपने खेतर को, लेकिन इसमें जस्ट आपकी फरो इसमें रहेगी, क्योंकि ये भी देखेंगे एक आपने नर्सरी शिफ्ट की है। नर्सरी जब शिफ्ट होती है एकदम, उसका पूरा जो मैकेनिज्म उसका अपना जेनेटिकली वो हिल जाता है। उसने दोबारा एक नई जगह पे आना, उसमें स्टेबल होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जिसके लिए हमने उससे एक कुछ दिनों के लिए 15 टू 21 डेज 2 से 3 हफ्तों के लिए हमें उसमें फर्ज में पानी देना ज़रूरी है, जो आम ज़िम्मेदार भी बेशक फ्लड करता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही जब वो अपनी स्टेबल हो जाए नर्सरी, उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि हमने फिर ये है कि हमने जस्ट उसको रखना है मॉइस्चर के अंदर, तर में रखना है बेड को। ना कि फिर हम उसको डेली बेस पे फ्लड नहीं करना, यानी हम फर्स्ट बार-बार भरते नहीं यानी रहना। आपको वो खाले भरने की ज़रूरत नहीं है। जी, जी। एक दफ़ा आपने पानी लगा दिया, ज़मीन ऊपर की सतह उसकी खुश्क होगी, लेकिन नीचे वतर मौजूद है, तो वो पौधों के लिए काफ़ी। वो क्योंकि अब देखें पौधा जो सा कोई भी पौधा है, वो अपनी खुराक पहले पानी कहाँ से लेता है? वो लेता है अपनी जड़ से। उसी जड़ ज़मीन के अंदर है, उसने उसी जड़ ने उसके लिए खुराक उसके लिए जो उसको फर्टिलाइज़र की शक्ल में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में वहाँ से लेके पौधे के ऊपर पहुँच जाएगा। सेम इसका जो पानी है, जो बारिश की शक्ल में जो सॉइल पोर्स हमारी मिट्टी के नीचे ज़र्रात हैं, उनके साथ जो पानी उसके साथ लगा होता है, उसको ये सक करता है, पौधे की जो जड़ है वो पौधे के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। और जब बेड की यही खासियत है, उसकी खूबी है कि बेड में हम देखते हैं कि वो एक भरवी मिट्टी बन जाती है। एक भरवी मिट्टी आ जाती है, तो जब हम उसको फुल एक दफ़ा पानी से भर देंगे उसकी फर्ज में, वो कैपिलरी रिएक्शन उसका जो बेड है वो सारा एक तरबतर में आ जाएगा, और जो उसकी रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं पौधे की प्लांट की, वो वहाँ से उसको लेती रहती है, उसकी अपने मार्चर को, वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अच्छा, ये तो एक हमारा तरीका है जो एक अच्छा, अभी इस पे भी अभी तक ज़िम्मेदार का ज़हन नहीं आता। अब हमने हमारे एक प्रोजेक्ट चला था, अपने पार्टनर के साथ हमने टोबा टेक्सी ने इसको काफ़ी इसकी कैंपेन की, और 2017-18 में हमने कम से कम 200 फार्मर से जिन्होंने 2-2 1-1 एकड़ बेड प्लांटिंग की। जब बेड प्लांटिंग की थी, हम इसके बाद उनका सर्वे करने गए, तो तकरीबन 90% फार्मर्स ने इसको बड़ा एप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि जी हमें तो हमारी आँखें खुल गई हैं कि इतनी हमारी पानी की इसमें बचत आई है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इरिगेशंस आपकी ये मैं नहीं कहता कि अगर आप ज़िम्मेदार 30 पानी लगा रहा है पूरे सीज़न में, तो इसमें 10 पानी नहीं, हो सकता है इसमें आपके 35 पानी लग जाएँ, लेकिन नंबर ऑफ इरिगेशंस आगे बढ़, लेकिन जो क्वांटिटी है पानी की, वो इसमें बड़ी आपकी कम लगेगी। समझो कि वो 50% आपका हाफ इसमें आपकी बचत है पानी। आई थिंक इसमें एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट सब आपने उसके ऊपर रोशनी डालनी है कि बेड प्लांटेशन की सूरत में पानी लगाने का जो दौरानिया है, टाइम ड्यूरेशन, उस पर भी काफ़ी फ़र्क आता है। मैं खुर्रम साहब ने बड़ी खुर्रम इजाज़ साहब ने ये जो 2-3 चीज़ें की हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट हैं चावल के हिसाब से, मूली के हिसाब से, कि उन्होंने ये कहा है कि आप 8 कनाल के एकड़ में 3 कनाल
जगह है जिनमें ये रिजेस हैं, जिनमें ये फरोज हैं। आप 8 कनाल की बजाय फ्लड करने के 3 कनाल में पानी, एक तो सबसे सीधी बात है कि पानी की बचत स्टेट अवे हो। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी, वो हमारे लिए बड़ी काश्तकार भाइयों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम पूंजी लगाते हैं, हम अपना उतना ही पानी देते हैं, उतनी खाद देते हैं, लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो पौधों की तादाद है 55 55,000 एवरेज, 80,000 तो हम कहते थे होनी चाहिए स्टैंडर्ड है। स्टैंड। दुनिया जो है वो जिस तरह इन्होंने कहा 1 लाख और उससे भी ज्यादा, तो 80,000 कम से कम इसमें बेड प्लांटिंग में ये बड़ी इजीली हो सकती। तो मैं ये कहता हूँ, हमने, आप समझते हैं आजकल हमारी कॉटन सारी की सारी बेड्स पर आ गई, मक्की बेड्स पर आ गई, गंदम बड़ी तेजी के साथ बेड्स पर आ रही है। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो मौका है कि हम चावल को भी बेड्स पर लेके जाएं। और मैं इनको ऐसे कहता हूँ कि बेड प्लांटिंग, रेस बेड जो चावल की है वो ऐसे ही है जो आप ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन कर रहे हैं, यानी आप फ्लड नहीं कर रहे, तो पानी भी बचता है आपका, पॉपुलेशन भी पूरी होती है। और फिर दूसरी बात जो खुर्रम साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, तो पौधा अपनी खुराक जो है वो जड़ से लेता है, और वो जो रेज आती है जो साइड्स की तरफ से, उसके जरिए आप जब खाद, अब बेड प्लांटिंग पर आपने बीज भी जो खाद जब आप स्प्लिट डोज देते हैं तो वो उस रीजेस में जाती है, तो फर्टिगेशन हो जाती है, यानी आपकी खाद भी जो है वो आपके 3 कनाल में पड़ती है। तो खाद की एफिशिएंसी, पानी की एफिशिएंसी और पौधों की तादाद के लिहाज से ये पैदावारी लागत भी कम होती है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये ठीक है। फिर लास्ट जो चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया जो है वो ये कद्दू वाला और बेड प्लांटिंग और ये जो पनीरी लगाना, पनीरी उखाड़ना, पनीरी को 1.5 फुट पानी में जाके उसको लगाना और फिर पैदावार भी, पौधों की तादाद भी कम होनी, उसकी जगह आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी है मैकेनिकल ट्रांसप्लांट। यानी आपके पास मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर अवेलेबल है, जो वो आप पौधों की तादाद वो वही लगाते हैं, यानी नर्सरी आप लगाते हैं और उसके बाद वो उसके पास जो ट्रांसप्लांटर मशीन के जरिए आप मशीन के जरिए लगाते हैं। तो आजकल जब आप लोग लेजर, अब तकरीबन मैं कहता हूँ कि पंजाब के तकरीबन 90% जो हमारे काश्तकार भाई हैं लेजर का, जब आपके पास लेजर वाली टेक्निक जो है, लेजर आपके पास एक बैकग्राउंड आ गई, एक गेटवे आ गया, तो आप मैकेनिकल, और आखिर में जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो जो वो बेड्स पर होगा उसके लिए जब हार्वेस्टर चलेगा तो उसमें ये आपको राइस में तो खैर हार्वेस्टिंग जिम्मेदार करते हैं, आजकल बूटा के भी आते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी, यानी उसको मशीनरी को उसको जो मोड़ने में और उसकी एफिशिएंसी मूवमेंट में आसानी होगी और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। जो आपका लेजर लेवल और इस तरीके का बेड प्लांटेड जो फील्ड है उसको वो कम वक्त में वो कर लेगा और ये बचत होगी। तो इसलिए इन दोनों चीजों को अब जबकि फार्मर इस कंडीशन में है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि इन्होंने जिस तरह खुर्रम साहब ने बात की, इस वक्त हमारे काश्तकार जो है, चंद काफी काश्तकार हैं जो इस तरफ जा रहे हैं। हम इस सियाल मोड फार्म का जो है प्लेटफॉर्म PCRWR का है, इसमें ये है, और इसके जरिए हम देखते हैं कि शेखपुरा में और भी हमारे ककड़गिल फार्म है, जो जैदी फार्म है, इसी तरह के और भी फार्मर हैं से या इस तरीके से, तो उनको हम ये देखिए कि इस सदी में जब हमारी पैदा पानी की जो लागत है, जो नहर का पानी तो उतना नहीं मिलता, लामाला हम ट्यूबवेल का पानी जो ब्रैकिश पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी कास्ट होती है। तो अगर हम बेड्स पर शिफ्ट होते हैं तो हमारी पानी की भी बचत है, खाद की भी बचत है और पैदावारी लागत। जैसे अब हमारे पास आखिरी 5 मिनट है, इसमें मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में कौन सा आप बताइए कि जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड है इसकी क्या तकनीकी अवामिल हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और फिर लास्टली हम वाकिफ साहब से कहेंगे कि इसको वाइंड अप करें, और आज हमने क्योंकि एक फील्ड विजिट भी करना है और उस दौरान हम अपने
काश्तकार भाइयों से कहेंगे तो हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़े रहें। हम बहुत सारी जो नई इंटरवेंशन PCRWR फार्म के ऊपर हो रही हैं उनको फेसबुक के जरिए आप तक पहुँचाएं। जैसे भी गिल साहब ने एक तो दो बातें की, मैं एक तो कंक्लूड करूँ, जैसे आपने DSR डायरेक्ट सीडी प्राइस। अच्छा, अब हम दुनिया जो सी है नेशनल की हर जगह पे अब आ गई है कि अब हम जैसे राइस को भी ऐसे ही कास्ट करें जैसे हम आम मकई को या जैसे गन्ने को कास्ट करते हैं। उसका एक लफ्ज़ है DSR डायरेक्ट सीडी प्राइस। पाकिस्तान में भी ये इसकी बकायदा मशीनें दस्का वालों ने भी अभी यूनिवर्सिटी एकेडमी ने मिलकर इसकी मशीनें तैयार की और ये 2-3 साल पहले काफ़ी 10,000 हेक्टेयर पर इन्होंने इसको राइस फील्ड में पंजाब में इसको लागू भी करवाया। PCRWR ने क्या किया कि वो एक स्टेप और आगे चला गया। जैसे मैंने कहा अब हमारे यहाँ जिसका तहकीक है हम कर ही पटरियों पर रहे हैं, फ्लैट में जा ही नहीं रहे। तो अगर फ्लैट पर DSR आ गई है तो हमने साल पहले सोचा कि क्यों ना हम DSR को बेडों पे ले जाएं। एक फ्लैट पे अगर मशीन तैयार हो गई, एक फ्लैट आपकी खुश्क बीज की खाद के साथ बिजाई कर रही है, तो क्यों ना उसी मशीन के वास्ते हम एक अल्ट्रेशन का डिजाइन करेंगे, पटरी बनाए, उसी पटरी के ऊपर वो मूंगफली का जो बीज है प्लस खाद उसी के ऊपर उसका केरा करते हैं। तो उसके लिए फिर हम अभी फिलहाल उसको मैं आपको फाइनल तो इसको बताती हूँ कि अभी हम उसके ट्रायल भी में उसकी हमने मशीन तैयार कर ली है साल पहले। उसके हम 2 ट्रायल कर चुके हैं, एक अपने फार्म पे भी और कुछ हमने जिम्मेदारों फार्म पे उसका ट्रायल किया। लास्ट जो हमने जिम्मेदार के फार्म पे किया था तो उसका तो रिजल्ट बड़ा अच्छा है, हमने जिम्मेदार ने उसकी बड़ी खुद तारीफ की। इस दफा हम एक बरानी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके उसी मशीन पे और R&D करने लगे हैं। उस मशीन को हम करने लगे हैं सेंसराइज बेस्ड, कि उस मशीन पे हम उनके साथ R&D करके उसको हम सेंसर लगाना चाह रहे हैं कि सेंसर बेस्ड हम मतलब ऑटोमेशन हो जाए कि वो बेड बनाएगी एक पूरा साइज का, उसी के ऊपर वो जो हम उसका रखेंगे इतना बीज उस पर गिरना है प्लस उसके खाद भी करेंगे। अच्छा, ये तो एक हमारी होगी जो आपके इन फ्यूचर। इसमें जो अभी तक DSR हमारे जिम्मेदार 2 साल पहले बड़ी कामयाब हुई थी, लास्ट ईयर इसका मुराद नीचे आया, उसकी क्या वजह है? इसकी जो हमारे प्रैक्टिकली हमने किया आई थिंक ये बड़ा जरूरी पॉइंट है साहब, क्योंकि एक सवाल भी आ चुका है काश्तकार की तरफ से पूछते हैं। एक तो DSR हमें पता है कि वो टेक्नोलॉजी है कि काफ़ी पुरानी है, आपको 6-7 साल हो गए, लेकिन असल जो जिम्मेदारों के लिए कंसर्न है वो ये कि इसका फ्यूचर के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका देखें, ये अगर इसके बेनिफिट्स देखे जाएं, आपकी सबसे बड़ा इसमें जो इशू आ रहा है पानी का तो चलो है ही है, लेकिन जो आपका इशू आ रहा है जिम्मेदार वो है लेबर का। सारे जिम्मेदार जो इस टाइम मुझे सुन रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो मुतफिक होंगे, बेशक वो किसी भी जून में है, कि वो लेबर जब आपकी वो इतनी उसकी आकड़ आ जाती है तो आपकी बात नहीं मानती, मन माने वो रेस्ट करती है, आपकी बात नहीं मानती, अपनी मर्जी करती है। DSR टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी लेबर से आपकी जान छूट गई, ये मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी लेबर से आपकी जान छूट जाएगी। दूसरा फिर पानी की तो इसमें आपकी मिली बचत आएगी, ना इसमें आप कद्दू कर रहे हैं ना इसमें आप कोई फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। जस्ट आप जमीन में जैसे आपने गंदम की बिजाई की ड्रिल के साथ, जीरो ड्रिल के साथ या हार्टी सीटर के साथ, इस तरह आप बिजाई कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक हमारे बल्कि 3-4 साल पहले चली थी, लेकिन अब ये क्यों जिम्मेदार इसको प्राप्त कर रहा है? इसमें जो सबसे बड़ा इस टाइम इशू आ रहा है वो आ रहा है जड़ी बूटी, क्योंकि जो फ्लड जिम्मेदार करता है सबसे मेन उसकी वजह ये होती है कि मैं मूंजी को पानी लगा दूं ताकि उसकी जड़ी बूटियां हैं उसकी वो उसमें ना आए, उनका उधर ही कहते हैं मक्खू ठप्पा जाए, यानी उसका उधर ही खत्म हो जाए उसका। लेकिन DSR में फिलहाल ये इशू जिम्मेदार को आएगा, DSR कर रहा है, DSR के साथ ही मतलब कि वो जड़ी बूटी जो सी है वो कंट्रोल में नहीं है, और ये हमने भी एक्सपीरियंस किया है, ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे भी एक्सपीरियंस है वाकई उसमें। फिर देखें, एग्रीकल्चर एक अकेला एक शोबा तो नहीं है पानी के ऊपर, ये एक कह लें कम्युलेटिव है या एक अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिसमें प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी हैं, एंटोमोलॉजिस्ट भी हैं, सारे भी हैं। इसमें फिर हमने ऑन बोर्ड लिया कालाशाह काकू से पैथोलॉजिस्ट वालों को कि जो वो हमें इस पे गाइड करें कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, दवाइयों वाली होती हैं, कालाशाह काकू वाले भी, फिलहाल तक वो ऐसी कोई दवाई को नहीं अभी तक ये बना सके कि जो स्पेशल DSR के लिए होगा, जैसे हम DSR करें और साथ उसका स्प्रे करते हैं। अभी कौंसल एक्टिव के नाम से बाहर वालों ने एक इंट्रोड्यूस करवाई लास्ट 2 साल पहले, उसका ये कुछ कह रहे हैं कि अगर आप DSR के फौरन बाद उसको बुतर में उसका करेंगे तो उसे थोड़ा घास करें कि वो तरियात है वो खत्म कर देता है। लेकिन मुझे कालाशाह काकू के बड़े डॉक्टर ताहिर साहब ने बताया था कि जी इंडिया ने मतलब कि इस पे रिसर्च की है, R&D, वो इसका एक मतलब कि
इसकी मेडिसिन कह लें या Formulation, पेस्टिसाइड कह लें, वो इसकी फॉर्मुलेशन उसकी कर चुके हैं, लेकिन अभी वो फार्मूला जो भी होते हैं वो भी पाकिस्तान में भी नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम खुद मतलब हाँ, तो डीएसआर की फेलियर की सबसे मेन वजह अभी तक यही है इसकी फीड्स कंट्रोल। मतलब आपकी जो अभी तक की डिस्कशन है उससे मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि डीएसआर के मकबूल ना होने में, कामयाब तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जी। मकबूल ना होने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो जड़ी बूटियों का जड़ी बूटियों है, एक जड़ियों बूटियों का तदारुक जिम्मेदार से हो नहीं सका। जी। महकमे वाले भी डिफरेंट अभी तक जो मुझे भी जो बताते रहे कि जी आप पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर लें, यानी कि कोई आम है जो आम जी, जी। जिम्मेदार उसको इस्तेमाल करता है। आप मतलब कि पेंडिमेथलिन का करें, फिर उसके बाद उसको फिर थोड़ा-सा लेकिन स्प्रे उसका डेफिनेटली चावल के पौधे के ऊपर भी असर आता असर आ होगा। जाता है। इसलिए अभी तक जो सबसे बड़ी जैसे फेलियर है वो अभी तक यही है कि डीएसआर जैसे हो रही है कि वो इसकी वीड्स कंट्रोल की वजह से अभी तक ये बात ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही। तो मेरी इनसे भी आपके चैनल से है कि जो हमारी ये इसके रिसर्च के इदारे हैं जो पेस्टिसाइड पे वीडीसाइड पे काम करते हैं, कि क्यों अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को कामयाब करना है, अगर हमने पानी के इशू के ऊपर कवर करना है अपने आप को लेबर से जान छुड़ाने की जिम्मेदार की, इस पे जितनी R&D करके इसको मार्केट में लाया जाए ताकि जिम्मेदार और एग्रीकल्चर की एक बड़ा एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। जी। अगर इसकी वीडीसाइड मार्केट में आ जाती है तो ये देखेंगे इतना ये रेवोल्यूशन है कि मशीन दस्तयाब होगी, मशीन चलाएंगे, कोई आप नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिस्टम स्प्रे करना, आपकी बेहतरीन आपकी हो जाएगी। अच्छा, दूसरा मेरे जो ये हमारे सीड्स के इदारे हैं जो सीड्स नया डेवलप करते हैं, बनाते हैं, ये अभी तक हमारी जितनी भी बासमती वैराइटीज आ रही हैं या मोटा चावल जिसे कहते हैं आ रही हैं, ये सारी भी हमारी हैं हाई डाटा क्राफ्ट। एक हमारी ये भी है कि हम जितना हम मतलब बेशक पानी को कंट्रोल करें, जब तक जो आपका सीड है जेनेटिकली उसमें स्ट्रेंथ नहीं है उस चीज की, हम जो मर्जी कोशिश कर लें, जितने मर्जी स्प्रे कर लें, खादें दे लें, पानी रोक लें, पानी ज्यादा दे लें, अगर बच्चे में जान ही नहीं है वो उसको उसके अंदर तो कैसे उसको वो ग्रो करेगा। इसी तरह पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, जैसे लो डेल्टा क्रॉप, हाई डेल्टा क्रॉप, तो वीट के सॉरी राइस के लिए भी या मूंग के लिए भी ये कावशा काकू या एनआरसी या यूनिवर्सिटी हमारे ये अच्छे इदारे इस पे काम कर रहे हैं कि वो इस पे R&D करके जेनेटिकली ऐसे बीज इंट्रोड्यूस मार्केट में करें जो एक तो लो डेल्टा क्रॉप्स हो, हाई रेजिस्टेंस हो, मतलब कि जो बीमारियों के खिलाफ जिनकी पूरी मुदाफत भी ज्यादा हो, जो इंटरनेशनल, क्योंकि हमें मीट करना है, हमने कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट के साथ। लास्ट ईयर वैसे बड़ा अच्छा एक वो हमारे हमारे इंडिया से ग्रुप बना, उसमें किसी ने शेयर किया था कि लास्ट ईयर हमारी, मुझे अभी खैर फिगर तो याद नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा एक जैसा पाकिस्तान एक्सपोर्ट रहा है राइस का, बड़ा अच्छा एक यानी पाकिस्तान और बल्कि बाहर के मुल्कों में अब अक्सर लोगों का आना जाना रहता है, हमारा भी, कि अक्सर वहाँ पे आप जाएं तो मार्केट बनी हुई इंडिया की, ऊपर लिखा होगा क्लियर कट मेड इन इंडिया, हालांकि बेशक वो चावल पाकिस्तान से किया होगा लेकिन मोर लग जाती इंडिया की। लेकिन इस साल ये हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों खुद वहाँ पे हमने तस्वीरें शेयर की ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कि ये इस साल बकायदा टैग लगवा है मेड इन पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए मतलब हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि क्योंकि देखिए हमने इंटरनेशनल मार्केट हमने कम्पीट करना है और हमें उस लेवल पर अपने आप को लेकर आना है। इसके लिए ये हमारी मतलब है कि डीएसआर को ऐसे कामयाब कर सकते मतलब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके नॉलेज का और आपके जो प्रैक्टिकल मुशाहिदे हैं उनसे ज़रूर काश्तकार भाइयों ने फ़ायदा उठाया होगा। अच्छा सर, और जी, जी। अगर एक हमारी अगर है कि जो हमारे टूल्स हैं जी। तो हम कर सकते जी, हैं। इंशाल्लाह अभी इसके बाद हम चलिए, जब फील्ड में जाएंगे तो हम सारे ओके, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को भी शोकेस करेंगे। तो फाइनल रिमार्क्स के लिए सर मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की कि पीसीआर डब्ल्यूआर का जो रोल है वाटर मैनेजमेंट में और एफिशिएंट वाटर रिसोर्स में, ख़ास तौर पर जो काम खुरम साहब ने जिसका जिक्र किया और आजकल जिसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस भी है, ज़मींदार भाई अब बुवाई करने जा रहे हैं मूंजी की और उसकी पनीरी लगाने के हवाले से, ये बहुत बड़ी आई थिंक ये बहुत बड़ा सदका जारी है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम, और इसको प्रमोट भी करना चाहिए। तो अब आपके ज़रा कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमें चाहिए कि पीसीआर-डब्ल्यूआर का इस राइस व्हीट बेल्ट में, गंदम और चावल के बेल्ट में मज़ीद क्या स्कोप है, क्या विज़न है, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं और किन-किन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं काश्तकार की? सर इसमें देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल मेथोडोलॉजी पे बेस करता है। जिस तरह हर चीज़ का एक खुरम साहब ने कहा पोटेंशियल होता है, तो इसी तरीके से हमारे जो वैराइटीज़ हैं उनका एक पोटेंशियल है। अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो हमारी अगर मोटर घर में लगी हुई है 1400 आरपीएम है, उसका पोटेंशियल है, उसने 1500 नहीं देना।
ठीक है जी। उसके लिए उसे 220 वोल्ट की बिजली चाहिए और जो है वो अ, उसके जो भी एम्पेयर्स हैं एम्पेयर्स चाहिए उतनी रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ना प्रोड्यूस करने के लिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे। तो इस ये उसकी इनपुट होगी तो वो मैक्सिमम पोटेंशियल पे चली जाएगी। अब अगर हम इसको रिलेट करें अपनी मुंजी वाली बात से, तो जो हमारे इदारे हैं, सीड प्रोड्यूसर्स हैं या उसके ब्रीडर्स हैं, अ, उन उनको भी ये एक मैं उनको ये ऑफर करता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। हमें बताएं इस जीन्स का, इसकी जेनेटिक्स जो सीड की है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल ये है, एंड देन वी कैन वर्क बैक के हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमली प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ दैट प्रोड्यूस। तो जो मैंने पहले जिक्र किया था 10 गुना वाला, उसके पीछे भी मेथोडोलॉजी यही है कि आप मैक्सिमम प्रोड्यूस, जिस तरह हमारे इधर मुकाबले होते हैं जी कि पैदावारी मुकाबले। अब पैदावारी मुकाबले तो देखें एक रिलेटिव चीज़ है। एक प्रोड्यूस जो है एक जीन सीड का, वो प्रोड्यूस कर सकता है 70 मन, तो 30 मन से तो 40 मन तो ज़्यादा ही है, लेकिन अभी भी वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं है। तो आप पहले हमें सीड्स वाले, क्योंकि ये एक शायद मेरी नज़र से कम चीज़ गुजरी है कि सीड्स वाले कहें कि इस सीड का ये पोटेंशियल है, वो कहें एंड देन वी वर्क बैक के हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, ताकि वाटर मैनेजमेंट उसकी एफिशिएंटली हो। जो करंटली हम वाटर मैनेजमेंट जो जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया, तो हमारे ये फॉर एग्जांपल ये टूल है जो कि हम इसको टेंशियोमीटर कहते हैं, मोबाइल में मैं ये बिल्कुल इसको दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये इसके ऊपर एक गेज होती है और ये नीचे एक सिरामिक कप है और प्लस ये इसका स्टैंड। तो ये नेगेटिव प्रेशर जो है रूट जोन में सॉइल के अंदर वो मेजर करता है। नेगेटिव प्रेशर को आसान जुबान में सर क्या कहेंगे? सक्शन, खिंचाव। ओके, ये जिस तरीके से जड़ें जमीन से पानी खींचती हैं, ये उसकी मिमिक्री है, ये उसकी उसको मिमिक करता है, स्पीड को मेजर करता है, उस प्रेशर को मेजर करता है। तो ये हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं जिधर हमने देखना हो कि इधर हमारी कब इरिगेशन चाहिए, और इसकी जो गेज है वो हमें बता रही होती है कि कितनी इरिगेशन चाहिए। यानी कि इसको लगाने से जिम्मेदार ये देख सकता है कि उसके खेत में पानी कब उसने लगाना है और कितनी देर बाद लगाना और कितना लगाना, ताकि उसका एफिशिएंट जो है ना हो सके। तो ये बहुत सिंपल, ये हम अपने PCRWR इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम फार्मर्स को ऑफर भी करते हैं, वो बहुत सारे लोग जो प्रोग्रेसिव हैं वो यूज भी करते हैं जी। और इसकी अगर हम गिल साहब कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बता दूं, ये इंटरनेशनल मार्केट में ये काफी एक्सपेंसिव सा टूल है। ये कोई खुरम साहब कुछ अर्सा पहले USA से इन्होंने जो है वो कैलिब्रेशन के लिए लेके आए कि हम देखें हमारे जो टूल्स हैं वो कैसे बेटर हैं परफॉर्मेंस में। तो हमने कंपैरिजन के लिए खरीदा, जो कि इससे तो तकरीबन कोई 20 टाइम्स एक्सपेंसिव है जी। ये मेरे ख्याल में कोई 1000 जी, ये कोई 3000 और वो कोई 22000, तो 7 टाइम्स एक्सपेंसिव है ये इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि ये लोकली अवेलेबल है और प्रोग्रेसिव फार्मर्स इसको भी करते हैं। एक और भी हम बाद में आपको जी वो अभी आप बिल्कुल दिखाएं, अगर अभी दिखाना चाहते हैं तो। ये एक जो है ये हमने इसको हम फील्ड में भी बाद में दिखाएंगे जो जहाँ पे डिप्लॉय हुआ, लेकिन अभी आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे। एक्चुअली लोकली इसको हमने जो है ना वो कोशिश किया है, एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी को लोकलाइज करने की कोशिश की हुई है। ये इसमें 3 जो हैं ये हमारे इसके टर्मिनल्स हैं जो कि हम डिफरेंट डेप्थ सॉइल के अंदर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा नीचे है, एक उसके ऊपर, एक उससे ऊपर। तो ये मेजर करते हैं कि किस जगह पे जो है वो सॉइल कितनी वेट है, मॉइस्चर लेवल क्या है। तो ये हमें फिर जो है इसका सेंसर वो बता देता है कि जो रेड है उस वक्त उस डेप्थ के ऊपर पानी कम है, मॉइस्चर कम है, ताकि जो है ना फार्मर्स अकॉर्डिंगली उसको
इरिगेट कर लें और कितना डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, और यही एक चीज़ है जो उसको एफिशिएंट बनाती है। देखिए सर, इसमें एफिशिएंसी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। गिल साहब ने जिक्र किया इनपुट्स का, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। पानी 5,000 था, आज 1,000 से कम है। हम अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज से स्केर्स वाटर रिसोर्सेज, किल्लत पानी की किल्लत वाले ममालिक में शामिल हो रहे हैं। यही बात है कि हम उस पानी को फिर जितना कम होगा उतना महंगा होगा, और महंगे का मतलब है आप जितना महंगा पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप अगर उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे तो यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, उतनी महंगी आपकी प्रोड्यूस होगी। हमें फार्मर कहते हैं कि हम तो इस वजह से कुछ क्रॉप्स लगाना ही छोड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने जब एफिशिएंटली काम किया तो वही क्रॉप्स अब वो उनके लिए जो है वो ब्रेड एंड बटर होगी। थैंक यू वेरी मच सर। गिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन मैं फाइनली जो फाखर साहब ने बात की, हमें यहाँ मैसेज मिला वो ये है कि पानी की कमी के लिहाज से हमें ये देखना है कि पानी के हर कतरे से, जमीन के हर इंच से हम किस तरीके से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए जो उन्होंने बात की कि इंस्टीट्यूशंस आए हमारे साथ काम करें, तो मैं बड़े फख्र के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि सावी ने जो है वो अभी जनाब चेयरमैन PCRWR डॉक्टर अशरफ साहब के साथ मिलके हमने इस चैलेंज को आपके साथ मिलकर एक्सेप्ट किया, और हम इंशाल्लाह ये पूरा इस अप्रैल से लेके अगले साल अप्रैल तक हम चावल की और गंदम की फसल के लिए जो है आपके ये जो इतने इम्प्लीमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, इनको भी टेस्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमें जो मेजर चैलेंजेस है कि पानी कब लगाना है, कितना लगाना है, खाद कब डालनी है, कितनी डालनी है और कैसे डालनी है। और उसके बाद जो खुर्रम साहब ने जो चैलेंज हमें दिया वो हमारे रिसर्चर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, अगर सिर्फ बीड्स ही, जड़ी बूटियां ही हमारे लिए चैलेंज है तो हम क्यों ना उन चीजों को, अगर बाहर का या प्री इमरजेंस हर्बिसाइड देते हैं, का बात की, तो इस तरीके से हमें हमारे इंस्टीट्यूशन में, मुझे फिर डॉक्टर ताहिर अवान साहब जो उन्होंने काम किया है, उनका बहुत काम है काला शकाफी में, आजकल शायद पार्क के साथ है, लेकिन उन्होंने जब 2 साल पहले ये हुआ तो वही लोकल हर्बिसाइड्स 900 से 1000 जो थी DSR ड्रिल जो थी पूरे पंजाब और सिंध में, सर्विस प्रोवाइडर उसको दे रहे थे, और वो जो थे हर दूसरा तीसरा आदमी जो था वो फॉलो कर रहा था, काश्तकार। लेकिन मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही है कि किस जगह पर, अगर एक कंपनी की बायर का इन्होंने जिक्र किया तो हमें इस वक्त ये चैलेंज है, हमारे ये साइंटिस्ट हमें उसका हल दें। तो हम अगर पानी बचा सकते हैं, पौधों की तादाद पूरी ले सकते हैं, लेबर कम हो सकती है, तो उस जड़ी बूटियों के लिए हमें जो है वो, मैं वो लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हमें जो भी है वो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं अगर उन जड़ी बूटियों को बम से भी तलब करना पड़े तो वो, मैं ये लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा इंडिया में अगर वो हुए सॉल्यूशंस तो वो हम उनके लिए वो देखें। ये हमारे ये जो है हमारे कंपनियों के लिए ये भी चैलेंज है, लेकिन ये इसको हमने देखना, ये सावी के प्लेटफॉर्म से हमने आपके साथ 1 साल का हम ना सिर्फ ये सारे के सारे टूल्स यहाँ करेंगे, बल्कि हम एक प्राइवेट फार्म पर, जो ज़ैदी फार्म पर, ये देखेंगे कि किस तरह वो गंदम लगानी छोड़ दी थी उन्होंने, तो वो 5 एकड़ 150 एकड़ उनका था, और आज वो गंदम दोबारा बेड प्लांटिंग पर आ गए हैं। इसी तरह राइस का भी ये होगा, ताकि ये काश्तकार भाई इन दोनों फार्म्स के जरिए यहाँ पर हम विजिट अरेंज करेंगे, उनको लेंगे, ये सोशल मीडिया और सावी का जो ऐप है, सावी सवेरा के प्लेटफॉर्म, हमारी सावी बैठक का प्रोग्राम है, सावी गपशप के प्रोग्राम है, तो इसमें हम देखेंगे कि इस 1 साल में हमने किस तरह कम पानी और कम खाद, कम पैदावारी लागत, और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ चावल बल्कि उसके बाद गंदम है उसमें हम ज़्यादा पैदावार
बहुत शुक्रिया गिल साहब। काशकार भाइयों, जैसा कि आज आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की गिल साहब की, खुरम साहब जो कि यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं CRWR के सियाल मोड़ डेमो फार्म के ऊपर, उनकी बड़ी गुफ्तगू थी अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से और जो चीज़ें वो यहाँ इस फार्म पे कर रहे हैं। फिर हमने फ़ाखिर साहब की एक स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू सुनी जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि PCRWR का क्या विज़न है, क्या मकसद है, और 2 टूल्स जो उन्होंने दिखाए जिसमें टेंशियोमीटर और फुल स्टॉप कैमेलियन सेंसर्स, दोनों का जो मकसद है वो ये है कि ज़िम्मेदार जो है वो इन सेंसर्स को अप्लाई करके पानी की मिकदार और पानी कब और कितना लगाना है, कितनी फ्रीक्वेंसी से यानी कितने वक्फे के बाद लगाना है, उसको बेहतर तौर पे मॉनिटर कर सकें। तो इसी नोट पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।